हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ठंड बहुत बढ़ गई है, अपना ध्यान रखें। और पढ़ाई में हम आज अपने वीडियो में लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, हमारा हिंदी का संज्ञा। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा मैथ का वीडियो लेक्चर जो है वो चल रहे हैं। मैथ में हमारा पैटर्न जो है, तो पैटर्न के पार्ट 3 में 1 2 3 में 3 पार्ट में वो कंप्लीट हो गया है। और उस पैटर्न में उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। जैसा कि आपको पता है, हमने पैटर्न के पार्ट 3 में क्वेश्चन करवाया था। कुछ इस तरीके का है वो। तो भी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पता कि जैसे जो भी लास्ट में करवाया था कि जैसे कोई डिजिट है वो हाफ ऑफ 100 है, 100 का हाफ है तो हमने 50 किया था। और उसका जो टेंस है वो 1 से एक नंबर बड़ा है तो हमने 6 और 5 किया था। उसका ऐड दे रखा था, ऐड 11 है तो हमने 6 और 5। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी जो आज का सीटेट एग्ज़ाम हुआ है प्राइमरी लेवल का, उस एग्ज़ाम में आया है। तो मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है, ये जो टॉपिक है ना एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं हर किसी में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवीएस आप टीजीटी देते हैं, किसी में भी देते हैं, डीएसएस भी देते हैं, किसी का भी एग्ज़ाम अगर देते हैं, अगर एनसीईआरटी वाली बुक से सिलेबस है उनका उनसे आता है तो ये जो टॉपिक मैथ्स के हैं वो आपको कहीं भी काम करेंगे, हर जगह आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हमने शुरू किया है अपना भाषा का, हिंदी का एक नया टॉपिक, अपना पहला टॉपिक संज्ञा। और मैथ का जो है वो हमारा कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी। लेकिन आइए आज हम पहले संज्ञा को समझ लेते हैं कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा नाउन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। तो संज्ञा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो ये हम सभी ने अभी पढ़ी है, हम लोग पढ़ते ही हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और स्थान और भाव, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बस किसी को नाम दे दो वो सारी संज्ञा ही है, सब कुछ नाउन ही है। जिसको हमने नाम दिया है, नाम से बुला रहे हैं तो वो एक संज्ञा है ना। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या, है ना। फिर हम इसके प्रकार समझेंगे, पुराने जो मान्यताओं के आधार पर जो प्रकार है उनको भी समझेंगे, और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर जो प्रकार है उनको भी समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं जैसे व्यक्ति। जैसे कि हमने बताया कि संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, मान लो मोहन, है ना, राम, सीता, तो इस तरीके से जो भी नाम है अगर किसी का, तो वो व्यक्ति किसी पर्सन विशेष का नाम है, तो हमारे वो क्या आ गए, संज्ञा, है ना। वस्तु, वस्तु में आ जाएगा कोई भी चीज़, जैसे कि मार्कर है, ये मार्कर हो गया, है ना, बोर्ड हो गया, कोई भी कपड़े जैसे जैकेट हो गई, कुछ भी, लाइट हो गई, कुछ भी सही, जो भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है उसको, फोन हो गया, वो सारे क्या है हमारे वस्तु। स्थान, स्थान जैसे दिल्ली, आगरा, बम्बई, मुंबई, कलकत्ता, कुछ भी ऐसे है तो स्थान। भाव में हमारा बुराई, अच्छाई, अच्छा बुरा, है ना। तो इस तरीके से भाव, तो ये सारे हमारे क्या है, संज्ञा के एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि संज्ञाओं को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो एक बार देख लीजिए। तो देखिए, यह है हमारी संज्ञा। संज्ञा को आधुनिक मान्यता के आधार पे और प्राचीन मान्यताओं के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राचीन मान्यता के आधार पे संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। जैसा कि हम पहले पढ़ते थे, तो पहले आप अगर देखोगे तो संज्ञा के 5 प्रकार होते थे, लेकिन आज आधुनिक मान्यता के अनुसार 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, अगला है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन ये 5 हो गए। आधुनिक मान्यता के आधार पर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जो ये 3 हैं वो 3 आज भी हैं। यानी कि जो समूहवाचक हैं और द्रव्यवाचक हैं इनका विलोप हो गया है, या आप कह सकते हैं इनको समाहित कर दिया गया है। तो ये जो दोनों हमारे थे ये कहाँ चले गए हैं, ये उठा के हमारे जातिवाचक में ही डाल दिए गए हैं, इनको खत्म कर दिया गया है। यानी कि वर्तमान में केवल संज्ञा के 3 प्रकार हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक
और ये है क्या, और हम ये भी समझेंगे इसमें कि इनका ये विरोध क्यों किया गया, क्यों इनको हटाया गया। ये 5 थी तो हम 5 ही पढ़ते भी थे पहले भी, तो वही पढ़ते रहते, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको हटाना पड़ा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए चलिए हम सबसे पहले समझते हैं हमारी पहली संज्ञा जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जाति का मतलब है किसी एक जाति का, किसी एक कम्युनिटी का, है ना, का बोध अगर करा रहा है तो वो हमारे क्या है, जातिवाचक। तो सॉरी, जैसे हमारी हो गई नदी। नदी जो है, तो नदी के अंतर्गत सारी नदियाँ आएंगी। हमारी गंगा भी एक नदी है, यमुना भी एक नदी है ना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, तो ये सारी क्या है, नदी। तो जो नदी है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हो गया पहाड़, पहाड़ कोई एक तो है नहीं, जैसे कैलाश, कैलाश पर्वत कहते हैं, है ना, आल्प्स, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है फ्यूजियामा जापान में। तो इस तरीके से कई सारे पहाड़ हैं, यानी कि पहाड़ों के अलग अलग नाम है। तो हमारा पहाड़ जो है वो किसमें आएगा, जातिवाचक में। गाय, गाय एक पशुओं में एक जाति है, ठीक है। अब गाय को हमने जातिवाचक क्यों कहा, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो गाय तो गाय है ना, गाय कोई दूसरा थोड़ी है। लेकिन क्यों, क्योंकि गाय की भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, गाय के भी प्रकार है। जैसे हमारे यहाँ पे होती है जर्सी गाय, देसी गाय, विदेशी गाय बोलते हैं ना, विदेशी गाय। इस तरीके से कई अलग अलग नाम देते हैं, गायों के भी अलग अलग नाम, ठीक है। तो नदी हो गई, पहाड़ हो गई, गाय हो गई, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं जिनके हम प्रकार ढूंढते हैं, जिनके प्रकार होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी जातिवाचक में आती है। शहर, शहर में क्या लिख सकते हो आप, आगरा, दिल्ली ना, बनारस। तो इस तरीके से मुंबई, कोलकाता, कोई भी शहर ले सकते हो। तो ये हमारे किस में आएगा, शहर जातिवाचक में। तो इस तरीके से आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अगर हम प्रॉपर किसी एक शहर का नाम लेते हैं, दिल्ली का नाम लेते हैं, बनारस का नाम लेते हैं, इसका नाम लेते हैं, तो वो हमारे किस में चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। तो हम व्यक्तिवाचक को भी यही समझ लेते हैं। देखिए हमारी दूसरी जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जो क्या है संज्ञा, किसी भी संज्ञा कौन सी है, किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर बात करती है, या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है ना, या वस्तु विशेष, किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदी, हमने नदी बोला तो नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम गंगा बोलेंगे तो गंगा एक नदी का नाम है, और ये विशेष, या मतलब ये गंगा, केवल गंगा को ही समझेंगे, नदी से ऐसा नहीं है कि कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, किसी सरस्वती, किसी को भी समझ लो, गंगा का मतलब गंगा है। अगर हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो आप पेन की बात करते हो तो पेन का मतलब पेन ही है, कुछ और नहीं है। पेन का मतलब पेन है, पेंसिल है तो वो पेंसिल है, ऐसा नहीं है कि पेन पेंसिल सब आ गए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम गाय की बात करते हैं तो गाय हमारी जातिवाचक में आ जाती है, क्योंकि गायों की सभी प्रजातियां गाय के अंतर्गत समाहित होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जर्सी गाय लिखते हैं तो जर्सी गाय की प्रजाति को प्रेजेंट करती है, यानी कि वो व्यक्ति विशेष के बारे में बात करती है। तो जो जर्सी गाय है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कोई शहर लेते हैं, मुंबई लेते हैं, तो मुंबई शहर के बारे में बात करता है, ना कि किसी भी शहर के बारे में। तो ये हमारा व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट संज्ञा पे। चलिए हम आगे चलते हैं हमारी तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा पे। तो देखिए भाववाचक, जैसे कि आपको पता है भाव यानी कि भाव, कोई भी अर्थ, भाव का मतलब क्या होता है,
अर्थ, कोई भी अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु मतलब कहीं से भी अगर कोई अर्थ निकल रहा है, अर्थ कैसे निकलेगा? धर्म के आधार पे, गुण दोष, उसके गुण, उसका दोष, उसके आकार, उसका चेष्टा आदि अगर हम जानने की कोशिश करें तो इनके आधार पे अगर हम उसकी क्वालिटी निकालते हैं, कोई भी उनसे अंदर से अगर भाव निकालते हैं तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोध है ना, तो जो क्रोध है हमारे अंदर से ही निकलता है, एक क्वालिटी है या दोष है या गुण है, आप कह सकते हो, है ना। अच्छाई ये हमारा गुण हो गया, बुराई ये दोष हो गया, है ना। चतुराई, है ना। तो इस तरीके से प्रेम, ये सारी चीजें क्या हैं? ये भाव प्रकट कर रही हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा में आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या? पहली, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अस्पर्शी होती है। कैसी होती है? अस्पर्शी। इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको हम महसूस करते हैं। किसको? भाववाचक संज्ञा को, है ना। दूसरी चीज इसमें आपको याद रखनी है, भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो कुछ स्वतंत्र होती हैं। कुछ कैसी होती है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब है इनसे मिला के, इनको जोड़ के कुछ नया नहीं बनाया जाता, ये खुद में स्वतंत्र है। जैसे क्रोध, प्रेम, ये कैसे हैं? ये स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र है, इनको किसी से मिलाने की, कुछ भी जोड़ने की, जोड़ने से मतलब उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, इन सब का प्रयोग इनमें, मतलब इनको जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना है, ये स्वतंत्र है। कुछ भाववाचक जो होती हैं कुछ स्वतंत्र नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? कुछ स्वतंत्र नहीं होती हैं, यानी कि उनमें प्रत्यय ऐड करके हम नए भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। प्रत्यय जोड़ करके कैसे बनाते हैं? जैसे अच्छाई, अच्छाई को अच्छा जो संज्ञा है प्लस आई प्रत्यय इसमें लगा करके हम इसको अच्छाई बनाते हैं, है ना। हरियाली जो शब्द है, हरियाली, हरियाली में हरित प्लस आली, ये मिला के हमारी हरियाली बनती है। बुराई, बुरा प्लस ई, बुरा प्लस ई मिला करके हमारी बुराई बनती है। बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसे बनेगा? बूढ़ा, बूढ़ा प्लस पा मिला के बुढ़ापा बनेगा। बचपन, बचपन जो शब्द है वो बच्चा प्लस, बच्चा में क्या मिला देंगे? पन, प्रत्यय मिला करके हमारा बचपन बनेगा। आप इनको नोट कर सकते हैं। अब आगे जो प्रत्यय है वो प्रत्यय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे बस इतना समझना है हमें कि कुछ भाववाचक जो संज्ञा है वो स्वतंत्र होती है, कुछ हमारी स्वतंत्र नहीं होती, इनको प्रत्यय जोड़ करके इनको भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। भाववाचक जो संज्ञा होती है वो अस्पर्शी होती है, इसको हम केवल महसूस करते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अगली हमारी संज्ञा है जो चौथे नंबर की समूहवाचक और पांचवें प्रतिवाचक, इन दोनों को बहुत थोड़ा थोड़ा समझना है क्योंकि वर्तमान में तो ये अब खत्म ही हो गई है, लेकिन हम इनके बारे में फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारी समूहवाचक है, जैसा कि इससे समझ में आ रहा है, समूहवाचक यानी कि किसी समूह का बोध हो रहा है ना, किसी संघ, समूह या परिवार, वर्ग आदि का अगर बोध होता है वहाँ पे हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रिकेट टीम, है ना, हॉकी टीम हो गई, तो यानी कि पूरी क्रिकेट टीम का बोध है, किसी एक व्यक्ति से मतलब नहीं है, वहाँ पे पूरी टीम का बोध करा रही है वो। संघ है ना, कोई भी संघ है,
जैसे RSS का संघ, तो संघ में कई सारे लोग जुड़े होते हैं। इस तरीके से कई जो संघ होते हैं उनका परिवार, फैमिली, अगर हम परिवार बोलेंगे तो परिवार एक लोग से परिवार नहीं होता ना। परिवार का मतलब क्या है? फैमिली। फैमिली में कई सारे लोग होंगे, मम्मी पापा, बाबा दादी। एकल परिवार, सिंगल परिवार जो है, हमारे जॉइंट फैमिली भी हैं, लेकिन एक से ज़्यादा सदस्य होंगे, है ना। तो जो जहाँ समूह की बात करते हैं वो सारा, जैसे पुलिस टीम होगी, पुलिस होगी, पुलिस में क्या है, सारे पुलिस वाले आएंगे, मतलब सारा हमारा पुलिस जो जाती है, यानी कि पुलिस वर्ग को वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, इसमें क्या है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है किसी भी धातु, अधातु, ठोस, द्रव आदि के बारे में बताती है, बोध कराती है, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा, तेल, घी, डालडा। तो ये सब हमारी क्या है, पानी, ये है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं। एक चीज याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इनको गिना नहीं जा सकता, इनको गिन नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता। तो फिर इनका क्या करते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है, बल्कि इनको तौला जाता है, तौला जाता है, ठीक है। और ये या तो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और जो हमारी जो सोना चांदी ये धातुएं हैं वो कैसे, चट्टानों में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, चट्टानों में। या तो ये चट्टानों से मिलती हैं या फिर ये लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। तो इनको गिना नहीं जा सकता, इनको तौला जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए एक थोड़ा सा और। फल, फल जो है, सब्जी जो है, फल और सब्जी भी जो हमारी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आती है। क्यों आती है, इसका रीज़न ये है, फल को हम गिनते नहीं हैं, सब्जी को गिनते नहीं हैं। सब्जी आप अगर लेने जाओगे आपको तौल के मिलेगी, फल आपको तौल के मिलेंगे। अब आप ये मत कहने लगना कि केले तो हमें गिन के मिलते हैं, है ना, तो वो एक्सेप्शन है। केले अब गिन के देने लगे हैं, नहीं तो सब्जी अगर आप लोगे, फल आप अगर लोगे, तो वो सारी चीज़ें हमें तौल कर ही मिलेंगी, माप के मिलेंगी, है ना। तो इसलिए जो फल और सब्जी हैं वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक चीज़, एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फल, आप एक चीज़ समझिए, फल जो है उसे आपको क्या समझ में आ रहा है, फल एक फल जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि फल के अंतर्गत तो आम, केला, सेब, संतरा, और अनार, है ना, बेर, कुछ भी कई सारे फल आते हैं फल के अंतर्गत। तो इस तरीके से फल हमारा क्या हो गया, फल तो हमारा जातिवाचक हो गया। फिर क्या बन गया, फल हमारा जातिवाचक, क्योंकि जो फल है वो एक जाति का बोध करा रहा है, फल जाति की, जिसके अंतर्गत कई तरीके के फल आते हैं। आम, केला, सेब, संतरा, आम, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, जो भी है सारे, बहुत सारे फल आते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर हम आम को लेते हैं, आप ये बताइए कि आम अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आप वैसे आम को देखेंगे तो आप आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे तो जो आम है, आम के भी तो कई प्रकार होते हैं। हम जो बोलते हैं लंगड़ा आम, दशहरी आम, और भी पता नहीं कितनी, बहुत सारे, कई, चौसा आम, है ना। तो ऐसे आम के भी तो कई टाइप होते हैं। तो इस तरीके से तो आम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहा, यानी कि आम हमारा क्या बन गया, जातिवाचक। और जो लंगड़ा आम है वो क्या बनेगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। वो क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से ये चीज़ें तो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है ना। तो बच्चा तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा अगर ये बेसिक लेवल में, एलिमेंट्री लेवल में अगर इसको पाठ्यक्रम में रखेंगे तो इसके लिए आधुनिक मान्यता के अनुसार क्या हुआ, जो द्रव्यवाचक और ये जो समूहवाचक जो संज्ञा थी, क्योंकि पुलिस ही तो एक जाति का बोध करा रहा है, पुलिस वर्ग का बोध करा रहा है ना। संघ जो है वो भी तो एक संघ जाति, मतलब कोई समूह है, किसी एक समूह का ही तो बोध करा रहा है। जातिवाचक संज्ञा में भी तो किसी एक जाति का ही बोध होता है, तो हमें फिर इसकी आवश्यकता ही क्यों है। तो इस तरीके से जातिवाचक को और द्रव्यवाचक को इस आधार पर ध्यान में रखते हुए आधुनिक मान्यताओं के अनुसार हटा करके द्रव्यवाचक और जातिवाचक दोनों को ही
समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है और वर्तमान में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की ही संज्ञा है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो संज्ञा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, बस 2 मिनट का समय और लगेगा। चलिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप, अगर अच्छा लग रहा है या इसमें कुछ कमी लग रही है कि कुछ और बताना चाहिए या फिर कुछ और कमी है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा। या आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है या स्लो है, जैसी भी है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम पहले, बस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल के लिए। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देती हूँ। आप इसको ध्यान से समझिए। इसमें आपको ये बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। आजकल रावणों और कंसों की कमी नहीं है, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। ये बस एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आप अगर इस तरीके एग्जाम्पल नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बस उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये एग्जाम्पल है। इसको आप समझ लीजिए, इसका आंसर आप देखिए। आप इनको पढ़ते जाइए, इनका आंसर बताते जाइए, इसमें कौन सी संज्ञा है। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो, एक मिनट थोड़ा देख लीजिए। और फिर अब देखिए, आजकल रावणों और कंसों की कमी नहीं है घर घर में। ये मैंने आधा लिखा है, जैसे कि जो पुरानी कहावत है कि कहा जाता है कि पुराने समय में घर घर में सीता और सावित्री होती थी, है ना। परीक्षा होने के बाद वह कुंभकर्ण बन गया। अब ये बताइए इनमें कौन सी संज्ञा है। जैसा कि हम देख रहे हैं रावण, कंस, ये किसी एक व्यक्ति का नाम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप एक चीज समझिए, आजकल रावणों और कंसों की कमी नहीं है। तो क्या ये उसी रावण के बारे में बात की जा रही है? नहीं, ये रावण से यहाँ पे मीनिंग ये है कि रावण जाति के लोग, यानी कि गलत लोग, जो भी जिस सेंस में आप लेना चाहो। कंस का मतलब है कि कंस जैसे बुरे लोग, तो उनकी बात की जा रही है, ना कि व्यक्तिगत कंस की, है ना। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि रावण वाली जाति के बारे में ये बोध करा रहा है। आजकल ये क्या है, पुराने समय की एक बात है, जो कहावत थी, उसे याद, घर घर में सीता और सावित्री हुआ करती थी पहले, है ना। तो घर घर में सीता और सावित्री का मतलब वो सीता और सावित्री से नहीं है, बल्कि उनकी वाली जाति, उनकी जैसी सीता, मतलब उनका जो जैसी सीता माँ थी उनके आधार पे, यानी उनकी जाति को के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसी थी, है ना। तो आजकल वैसे नहीं होती है, ऐसा नहीं है, वैसे आज भी है। अगला हम देख लेते हैं, परीक्षा होने के बाद वह कुंभकर्ण बन गया। इसका मतलब कुंभकर्ण से है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परीक्षा होने के बाद कुंभकर्ण बन गया, इसका मतलब ये है कुंभकर्ण बस सोता ही रहता था, खाता रहता था, सोता रहता था, उसका पढ़ना लिखना सब कुछ बंद हो गया, है ना। तो यहाँ पे कुंभकर्ण का मतलब सिर्फ उसी चीज से है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे भी जातिवाचक है। ये कुंभकर्ण की जाति का बोध करा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी तैयारी करें उन लोगों तक भेजिए ताकि सबके पास ये पहुंच सके। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको भाषा, मतलब अभी मैं भाषा स्टार्ट कर दी है, हमारा मैथ का चल ही रहा है, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस से बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं जाएगा, हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइए। बस यही आपको थोड़ा सा
धैर्य रखने की आवश्यकता है। ईवीएस के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो उसमें हमने सोचा है कि हम, ऐसा तो है नहीं ना कि क्लास फर्स्ट से ईवीएस पढ़ाने लग जाएं, 5th तक पढ़ाते रहें। तो हमने जो हमारे ईवीएस में जो 6 टॉपिक दे रखे हैं उनके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, और एक एक करके उन पर नोट्स बना के 6 या 7 वीडियो में अपलोड कर दी जाएंगी, और आपको पूरा ईवीएस मिल जाएगा। और उस ईवीएस में एक भी क्वेश्चन कोई भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। नमस्ते।